सभी दर्शकों का डॉक्टर शिव यूट्यूब स्टडी चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके सामने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम संज्ञा किसे कहते हैं यह जानते हैं। आज सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा के बारे में जानते हैं। किसी व्यक्ति, जाति, नगर, पशु, वस्तु, भाव आदि के नाम के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति को राम का नाम देना, प्राणी को पशु का नाम देना, पदार्थ को पंखा नाम देना और भाव को सुख नाम देना, ये सभी नामवाचक जो शब्द हैं संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जानते हैं कि संज्ञा शब्दों की पहचान कैसे की जाए। यह मुख्य रूप से 5 प्रकार से हो सकती है। इसमें प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक शब्दों का ज्ञान, गणनीय और अगणनीय वस्तुओं का ज्ञान, कर्ता, कर्म और पूर्व शब्दों का ज्ञान, प्रसर्ग चिन्हों से पहले प्रयोग होने वाले शब्द और विशेषण से के बाद प्रयोग होने वाले शब्द संज्ञा शब्द होते हैं। कैसे? प्राणीवाचक में जैसे बच्चा, भैंस, आदमी, चिड़िया आदि सभी प्राणीवाचक शब्द संज्ञा शब्द होते हैं। और किताब, पत्थर, रेलगाड़ी ये अप्राणीवाचक शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। गणनीय शब्दों में विद्यार्थी, पुस्तक, अनार इनकी गणना की जा सकती है। 10 विद्यार्थी, 50 पुस्तक, 100 अनार ये गणनीय हैं। इसलिए जितने भी गणनीय शब्द हैं संज्ञा शब्द होते हैं। अगणनीय जिनकी गणना नहीं की जा सकती, दूध, हवा, पानी ये अगणनीय शब्द भी संज्ञा शब्द कहलाते हैं। और सभी संज्ञा शब्द वाक्य में कर्ता, कर्म या पूरक आदि की भूमिका में होते हैं। जैसे कर्ता शीला खेलती है, इस वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयुक्त शीला शब्द संज्ञा है। निखिल खाना बनाता है, यहाँ खाना के रूप में प्रयुक्त कर्म शब्द संज्ञा का बोधक है। गणेश छात्र है, यहाँ पे छात्र गणेश की पूरक रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द संज्ञा शब्द है। और इसी प्रकार प्रसर्ग वाक्य में प्रयोग होने वाले कारक चिन्ह प्रसर्ग कहलाते हैं। और प्रसर्ग से पहले वाला शब्द हमेशा ही संज्ञा शब्द होता है। या ऐसा कहें कि संज्ञा के बाद प्रसर्ग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने यहाँ पे प्रसर्ग चिन्ह है और राम यहाँ पे संज्ञा शब्द है, उससे पहले प्रयुक्त होने वाला शब्द राम संज्ञा शब्द है। वैसे ही को यहाँ पे प्रसर्ग चिन्ह है और उससे पहले प्रयोग होने वाला भोजन शब्द संज्ञा शब्द है। विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले ही होता है। हमेशा विशेषण का प्रयोग संज्ञा शब्द से पहले ही किया जाता है। सेब, लाल, लाल यहाँ पे विशेषण है। सेब उसके बाद प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द है। काली विशेषण शब्द के बाद प्रयुक्त होने वाला पुस्तक शब्द यहाँ पे संज्ञा शब्द है। अंधेरी विशेषण शब्द के बाद प्रयुक्त होने वाला रात शब्द यहाँ पे संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार अब संज्ञा के भेदों के बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्वितीय भेद जातिवाचक संज्ञा और तृतीय भेद भाववाचक संज्ञा होता है। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। क्या है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा? संज्ञा के जिस रूप में एक शब्द से केवल एक स्थान, एक वस्तु, एक पदार्थ, एक नगर आदि का ज्ञान होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कृष्ण
एक शब्द है और कृष्ण बोलने से एक व्यक्ति मात्र का ही ज्ञान होता है, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय बोलने से मात्र एक पर्वत का ज्ञान होता है, अतः यहाँ पे यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत बोलने से मात्र एक देश का ज्ञान होता है, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार गंगा, सूर्य, आम, इन सभी को बोलने से एक ही पदार्थ का ज्ञान होने से ये व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। जातिवाचक के बारे में जानते हैं। संज्ञा के जिस रूप में एक शब्द से संपूर्ण जाति, संपूर्ण वर्ग, संपूर्ण समूह का ज्ञान हो जाए वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मनुष्य एक शब्द मात्र से संपूर्ण मनुष्य जाति का ज्ञान होता है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार विद्यार्थी बोलने से संपूर्ण विद्यार्थी समूह का वर्ग का ज्ञान हो जाता है, यह एक जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार देश बोलने मात्र से संपूर्ण देशों के समूह का ज्ञान हो जाता है, यह भी जातिवाचक संज्ञा है। जानवर, वृक्ष, नक्षत्र, हिंदू, राज्य आदि शब्द बोलने से संपूर्ण समूह का ज्ञान होता है, अतः ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब भाववाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के स्वभाव, गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि का ज्ञान होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इन संज्ञा शब्दों का कोई मूर्त रूप नहीं होता, अर्थात हम इन्हें अनुभव मात्र कर सकते हैं परंतु इन्हें देख नहीं सकते। जैसे ठंडा शब्द अनुभव मात्र है, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। अच्छा लगना किसी व्यक्ति का गुण मात्र है, यह भाववाचक संज्ञा है। सरल यह स्वभाव है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। कठिन होना यह एक मनोभाव है, यह भी भाववाचक संज्ञा है। थकान मनोभाव, यह भी भाववाचक संज्ञा है। आलस्य भी मनोभाव है, इसलिए यह भी भाववाचक संज्ञा। सर्दी और गर्मी का अनुभव होना भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब कुछ अभ्यास शब्दों के बारे में जानते हैं। दिए गए शब्दों में व्यक्ति, जाति और भाववाचक संज्ञाएं दी गई हैं, अतः आप व्यक्तिवाचक संज्ञा को, भाववाचक संज्ञा को और जातिवाचक संज्ञा को अलग अलग करके चुनें। उदाहरण के लिए काला, परिवार, पत्र, मकान आदि इनमें से। अब अभ्यास के अगले चरण में व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। 5 जातिवाचक शब्द लिखें। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या भेद है। अमूर्त शब्दों का ज्ञान किस संज्ञा में होता है। कोई 5 अमूर्त शब्द लिखें। इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और अंत में पुनरावृत्ति के रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी पदार्थ का जो नाम रखा जाता है, रखा गया नाम संज्ञा है, वह 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक में केवल एक शब्द से एक पदार्थ आदि का ही ज्ञान होता है। जातिवाचक में एक शब्द से सकल समूह या वर्ग आदि का ज्ञान हो जाता है। और भाववाचक अमूर्त शब्दों और भावनाओं को जो शब्द नाम दिया जाता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। इसी के साथ संज्ञा के भेद और परिभाषाओं का यह वीडियो संपूर्ण होता है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो या कोई आपकी ओर से सुझाव हो तो आप निश्चित रूप से हमें दे सकते हैं। आने वाले वीडियो में निश्चित रूप से उनका परिष्कार किया जाएगा। सभी श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद।